अर्थ पर जीवन समुद्रों, नदियों और बारिश पर डिपेंड करता है। पर क्या हमारा ब्लू प्लैनेट अनूठा है या यूनिवर्स ने इसके जैसी कई और अनगिनत पानी से भरी दुनियाएं बनाई थी? अगर हमने अर्थ के पहले समुद्रों के सीक्रेट्स को जान लिया तो हम एलियन लाइफ के सीक्रेट्स को भी जान लेंगे। हमारे हिसाब से अर्थ वो अकेला प्लेनेट है जिसकी सतह लिक्विड वाटर के समुद्रों से ढकी हुई है और ये वो अकेला प्लेनेट है जिस पर जीवन है। अगर आप अर्थ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि हर एक में पानी का एक हिस्सा है जो सिस्टम को बनाता है। हम बेसिकली पानी के बैग्स हैं और केमिकल्स पानी के मौजूद होने की वजह से ही लाइफ को शुरू कर पाए। अर्थ पर लिक्विड वाटर और जीवन साथ साथ चलते हैं, पर हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे घर में इतना सारा पानी है। हमारे पास बहुत सारा पानी है, तो क्या वो तब बना था जब अर्थ बना या फिर उसे बाद में कोई चीज स्पेस में से लेकर आई? क्या ये एक इत्तेफाक है कि यहाँ पानी है या ऐसा होना तय था? साइंटिस्ट्स ने अर्थ के पानी के ओरिजिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की है और जो उन्हें मिला है वो हैरान करने वाला है। हमारे प्लेनेट पर पानी होना ही नहीं चाहिए था। वो जगह जहाँ अर्थ अभी है काफी सूखी लगती है, तो अगर शुरू में अर्थ एक नए बने गर्म स्टार के पास का एक ड्राई रॉक था, फिर उस पर पानी कहाँ से आ गया? जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ समस्याएं तो हैं ही। हम उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं। अर्थ के पानी के एग्जैक्ट सोर्स को ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये सफर हमारे सोलर सिस्टम के बनने के दौरान 460 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। स्पेस में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। इस क्लाउड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बने। जैसा कि हर सोलर सिस्टम में होता है, हाइड्रोजन एटम्स सबसे पुराने हैं। वो बिग बैंग के कुछ हजार साल बाद बने थे जब नया यूनिवर्स ठंडा होने लगा था। यूनिवर्स की शुरुआत में वहां पर आप कह सकते हैं एक प्राइमोर्डियल फायरबॉल थी जिसमें यूनिवर्स एक प्लाज्मा था लगभग 3,70,000 सालों तक। उसके बाद यूनिवर्स न्यूट्रल होने लगा और इसका मतलब यह होता है कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ में जुड़कर एटम्स बनने लगे और इस तरह जो यूनिवर्स पहले प्लाज्मा से भरा था वो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से भर गया। और फिर हाइड्रोजन ने खुद ही ऑक्सीजन को क्रिएट किया। ऑक्सीजन एटम्स यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एटम्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनके मिलने से जो भी बनेगा बहुत सारा बनेगा। अगले कई लाख सालों में ये बेहद रिएक्टिव एटम्स आपस में जुड़े और H2O यानी पानी बन गया। वाटर काफी सिंपल मॉलिक्यूल होता है। वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनता है। ये नया बना पानी गैस क्लाउड के अंदर डस्ट ग्रेन्स से चिपक जाता है, जिससे धीरे धीरे आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आखिर में वो आइसी डस्टी क्लाउड इतना घना हो जाता है कि ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाता है। ये उस प्रोसेस की शुरुआत है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है। यहाँ पर इतना पानी है कि अर्थ के ओशंस को 30 लाख बार भरा जा सकता है। जब हम उन स्टार्स को देखते हैं जो अभी बन रहे हैं और हम कई 100 हजारों को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि यंग स्टार्स के इर्द गिर्द बहुत सारी मटेरियल की डिस्क्स घूम रही हैं और उस मटेरियल में गैस, डस्ट और बेशक बहुत सारा पानी है। ग्रेविटी ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को क्लाउड के सेंटर की तरफ खींचती है, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते हैं। आखिर में बहुत ज्यादा फोर्सेस की वजह से फ्यूजन होता है और एक प्रोटोस्टार, हमारा नया सन, जिंदा हो जाता है। ये नए स्टार के आसपास के पानी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जब एक स्टार बनता है
तो उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म और वायलेंट होता है। जो भी पानी उस इलाके में था, क्योंकि पानी एक वॉलेटाइल मटेरियल है, वो खत्म हो गया होगा। किसी भी स्टार की फॉर्मेशन के दौरान वहां आसपास पानी नहीं हो सकता। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि शुरू के सन ने अपने इर्द गिर्द की ज्यादातर डस्ट और पानी को अंदर खींच लिया होगा और फिर इस मलबे को स्टीम के सुपर हीटेड जेट्स के रूप में स्पेस में फेंका होगा। अर्थ की सबसे ज्यादा वोल्केनिक जगहों पर इसी तरह की एक प्रोसेस गर्म पानी को हवा में उछालती है। गहराई में पानी है जो बहुत गर्म है और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो वो स्टीम बनकर इन जायंट प्लूम्स के रूप में इस तरह बाहर आता है। प्रोटोस्टार्स के आसपास भी बहुत सारा पानी होता है और प्रोटोस्टार के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड्स बेसिकली टनल्स बनाती हैं जिनसे पानी बाहर आ सके, और वो पानी बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इन टनल्स से बाहर निकलता है। देखिए इस तरह स्पेस में सुपर हीटेड वाटर मैग्नेटिक वीक स्पॉट्स और प्रोटोस्टार्स के पोल्स से बाहर निकलता है। इन बड़े स्टीम जेट्स के अंदर वाटर के पॉकेट्स आखिर में ठंड की वजह से सॉलिडिफाई होकर बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं और मशीन गन बुलेट से 80 गुना तेजी से प्रोटोस्टार से दूर चले जाते हैं। हमारे यंग सोलर सिस्टम के साथ क्या सच में यही हुआ था? अगर हम वो सब देख पाते तो बहुत अच्छा रहता, पर अच्छी बात यह है कि हमारी गैलेक्सी में स्टार्स बनते रहते हैं, तो हम पूरी गैलेक्सी में प्रोटोस्टार्स को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस वक्त सन के साथ क्या हुआ होगा। सन 2011 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सन जैसे एक स्टार को बनते हुए देखा। उनके टेलीस्कोप्स ने दिखाया कि वहां गैस की एक सेंट्रल बॉल अपने इर्द गिर्द मौजूद क्लाउड से मैटर को अंदर खींच रही है और फिर 1 करोड़ अमेज़न नदियों जितने पानी को ब्लास्ट कर रही है। हमारे सोलर सिस्टम के बनते वक्त भी शायद इसी तरह की प्रोसेस से ज्यादातर पानी निकला होगा। सन के मैच्योर होने के साथ वो जेट सूख गए और बचे हुए पानी पर एक नया खतरा मंडराने लगा। चार्ज्ड पार्टिकल्स की हॉट स्ट्रीम, जिसे सोलर विंड कहते हैं। जैसे जैसे सन की गर्मी बढ़ी, आसपास की बर्फ पानी में बदल गई और फिर जब सन की गर्मी और बढ़ी, वो पानी भाप में बदल गया और फिर जब सन से सोलर विंड निकलने लगी, सन चमकने लगा, उसने पानी को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सोलर विंड सन की बाहरी लेयर्स से प्लाज्मा की एक सुपरसोनिक स्ट्रीम फेंकती है। वो पास के क्लाउड से टकराती है और ज्यादातर गैस और वाटर आइस को बाहर फेंक देती है। जो पीछे छूट जाता है वो सिर्फ डस्ट है जिसमें वाटर के ट्रेसेस चिपके हुए हैं। सन से काफी ज्यादा दूर जाने पर सोलर विंड का असर कम हो जाता है और वहां ठंडक भी ज्यादा होती है। इसका नतीजा होता है सन से 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर वाटर आइस की एक बाउंड्री, जिसे स्नो लाइन कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स स्नो लाइन की बात करते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि एक यंग सन से कितनी दूरी पर वाटर कंडेंस हो सकता है। इतनी सर्दी कितनी दूरी पर होती है कि भाप कंडेंस होकर पानी की बूंदों में और बर्फ में बदल सके। उससे ज्यादा पास आने पर सिर्फ गैस होती है। सोलर सिस्टम का पहला और सबसे बड़ा प्लेनेट स्नो लाइन पर ही बनना शुरू होता है। जहां पर आइस सबसे मोटी है, टुकड़े बनते हैं और फिर ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी स्नोबॉल बन जाती है। वो अपने आसपास के सारे मैटर को खींचती है और आखिर में एक गैस जायंट प्लेनेट जुपिटर बन जाता है। जहां पर स्नो लाइन पतली है, इसी तरह की प्रोसेस दूसरे गैसी प्लैनेट्स को बनाती है। सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। स्नो लाइन की अंदर की सूखी साइड पर डस्ट साथ में जोड़कर छोटे रॉकी प्लैनेट्स की एक फैमिली बनाती है। इनमें अर्थ भी शामिल है।
बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारा प्लेनेट जली हुई रॉक्स से बना है, जिन पर पानी की कुछ माइक्रोस्कोपिक बूंदें चिपकी हुई थीं। पर यहां तक कि पानी का ये कीमती रिजर्व भी हमारे प्लेनेट की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक घटना का शिकार होने वाला था। $460 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम। अर्थ उन कई रॉकी बॉल्स में से एक है जो सन के इर्द गिर्द बन रही हैं। और हमारे यंग प्लैनेट की ग्रेविटी आसपास के डस्ट क्लाउड से मलबे के टुकड़ों को लगातार खींच रही है। अर्थ को हिट कर रहे रॉक्स में बहुत थोड़ा सा पानी है। ये उस वक्त का बचा हुआ पानी है जब सन बना भी नहीं था। प्लेनेटरी साइंटिस्ट डैन डर्डा का मानना है कि नए बने अर्थ पर इस पानी के बचने की उम्मीद बहुत कम थी और इसकी वजह थी कई हाई स्पीड टकरावों से पैदा हुई गर्मी। एक प्लेनेट का बनना एक बहुत ही वायलेंट प्रोसेस होता है। हम ये यहाँ एक बुलेट के हाई स्पीड इंपैक्ट से आसानी से दिखा सकते हैं। ओके, तो वो एक सिंगल इंपैक्ट था। जब एक बुलेट टारगेट से टकराती है तो उसकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हीट में बदलती है और आप इस अचानक हुए हॉट बर्स्ट को थर्मल इमेजिंग कैमरे से देख सकते हैं। एक असली इंपैक्ट के केस में एक बड़े एस्ट्रॉयड इंपैक्ट में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उनसे रॉक्स पिघल जाते थे और 450 करोड़ साल पहले इस तरह की टक्करें महीने में एक बार हो ही जाती थीं। चलिए देखते हैं वहां क्या हुआ है। एक सब मशीन गन ये दिखाती है कि मल्टीपल एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से किस तरह की हीट ट्रांसफर हुई होगी। उन सारे टकरावों के कुल असर से अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया होगा कि सब कुछ पिघल गया होगा। उन टक्करों के मिले जुले असर ने नए बने अर्थ की सतह को उबाल दिया। बहुत सारी टक्करें हुई और वो एक बहुत हाई टेम्परेचर एक्टिविटी है, तो अगर कुछ पानी था भी उसका वहां टिकना मुश्किल था। उस हीट और एनर्जी की वजह से बचा हुआ पानी भी उड़ गया होगा। 6 करोड़ साल बाद प्लेनेट का बनना धीमा हुआ और अर्थ की सतह इतनी ठंडी हो गई कि एक क्रस्ट बन सके और जो भी पानी बचा था वो अंदर फंस गया। पर ज्यादा देर के लिए नहीं। इस शुरू के सोलर सिस्टम में आज से ज्यादा प्लैनेट्स हैं। उनमें से एक थिया अर्थ की तरफ बढ़ा। थिया ने हमारे प्लेनेट के क्रस्ट के एक बड़े हिस्से को बाहर निकाल दिया। पत्थर के टुकड़ों से मलबे की एक बहुत बड़ी रिंग बनी। आगे चलकर जिनके इकट्ठा होने पर मून बना। उस टक्कर की वजह से अर्थ एक बार फिर लावा की बॉल बन गया और उसकी गर्मी ने बचे खुचे पानी को भी उड़ा दिया। थिया से टकराने के बाद अर्थ का क्रस्ट बिल्कुल सूख गया। तो फिर ये सारा पानी कहां से आया जो हम आज देखते हैं? इसके सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। अगर उस पानी को बचना था तो जरूरी था कि वो बहुत ज्यादा गहराई में हो जहां से वो इवेपोरेट ना हो सके, या फिर वो अर्थ के बनने के बाद आया था। तो क्या हमारा अर्थ ओरिजिनली उस पत्थर से बना था जो बहुत गीला था, या फिर ये ओशंस अर्थ को काफी बाद में कहीं और से मिले? शुरू में डिलीवरी वाली बात ज्यादा सही लगती है। बहुत दूर नेपट्यून के ऑर्बिट से आगे आइसी मटेरियल का एक बहुत बड़ा बैंड है जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। वो गैस जायंट प्लैनेट्स के बचे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है। इस बर्फीले मलबे के टुकड़े जिन्हें कॉमेट्स कहते हैं कभी कभी इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। तो क्या शुरू के अर्थ पर ये कॉमेट्स अपने साथ पानी लेकर आए थे?
कॉमेट्स बेसिकली बड़े और धूल भरे स्नोबॉल्स होते हैं। वो बर्फ के विशाल गोले होते हैं जिनके अंदर चट्टानें, पत्थर, बजरी और धूल भरी होती है। हमारे हिसाब से कॉमेट्स का 50% हिस्सा आइस होता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम में कोई चीज ढूंढ रहे हो जो अर्थ पर वाटर का सोर्स हो, तो जाहिर है सबसे पहले आप कॉमेट्स के बारे में ही सोचें। तेजी से चल रहे कॉमेट्स रात के आसमान में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे जैसे ये सन के पास पहुंचते हैं, सोलर विंड इन डस्टी स्नोबॉल्स की सतह से वाटर को ब्लास्ट करती है, जिससे एक चमकती हुई टेल बनती है जो लाखों किलोमीटर्स तक लंबी हो सकती है। आजकल कॉमेट्स का इनर सोलर सिस्टम में बहुत कम आना होता है, पर 400 करोड़ साल पहले वो बहुत सारे थे और अर्थ उनके निशाने पर था। इस बात में कोई शक नहीं है कि आउटर सोलर सिस्टम से आइसी बॉडीज अंदर आकर अर्थ से टकराई होंगी। वो पानी कितना लाई होंगी ये अलग बात है। मून के बनने के बाद के समय के जो रॉक्स हैं, उनसे पता चलता है कि शुरू के अर्थ पर बहुत बड़े ओशंस थे। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि उनको भरने के लिए कितनी टक्करें हुई होंगी। नंबर्स हैरान कर देने वाले हैं। कॉमेट्स अलग अलग साइज के होते हैं और अगर आप उनका एवरेज साइज लें तो अर्थ के ओशंस को भरने के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कॉमेट्स गिरे होंगे। अगर अर्थ पर करोड़ों कॉमेट्स पानी लाए थे तो उन्होंने ये बहुत जल्दी किया होगा, और वो भी मून के बनने के बिल्कुल बाद। एस्ट्रोनॉमर्स इन रैपिड फायर बर्फीले हमलों का सुराग ढूंढने के लिए सोलर सिस्टम पर नजर डालते हैं, और वो सुराग उन्हें एक बहुत ही अजीब जगह पर, हमारे सूखे हुए मून पर मिलता है। अर्थ सोलर सिस्टम का वो अकेला प्लेनेट है जो ओशन से ढका हुआ है। ये लगभग 32 करोड़ क्यूबिक माइल्स पर फैले हैं। इन्होंने प्लेनेट के 70% सरफेस को ढका हुआ है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से अर्थ का पानी हमारे एक्सपर्ट्स को परेशान कर देता है। क्यों हमारे प्लेनेट का क्रस्ट जंग के वक्त सूखा था? अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुए पानी पर नजर डालें तो वहां इनर सोलर सिस्टम में आइस के कोई चंक्स नहीं है। तो फिर हमारे प्लैनेट अर्थ पर जो सन के इतने पास है, इतना पानी आया कहां से? हो सकता है ये पानी स्नो लाइन के आगे से आया हो और इसे आइसी कॉमेट्स लाए हों। पर अर्थ के ओशंस को भरने के लिए लाखों करोड़ों टकराव चाहिए होंगे। आज ओशन के पास जाकर जरा ध्यान से देखिएगा कि वहाँ कितना सारा पानी है, और फिर सोचिएगा कि वो आइस के टुकड़ों के जरिए कैसे पहुँचा होगा। कमाल का आइडिया है ये। अगर मान ले कि अर्थ के ओशंस को कॉमेट्स ने पानी दिया था, तो सवाल उठता है कि इतने सारे कॉमेट्स हमारे प्लेनेट से ही क्यों टकराए? इसका सुराग मून के क्रेटर्स के अंदर छुपा है। 1970s में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने मून के सबसे बड़े क्रेटर्स से रॉक्स इकट्ठे किए ताकि पता लगाया जा सके कि वो कब बने थे। हम उन्हें अपनी लेबोरेटरीज में ले गए, ये पता लगाने के लिए कि वो कितने पुराने हैं। प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट्स मान रहे थे कि वो क्रेटर्स लगभग उस वक्त बने थे जब मून बना था, पर उन्हें एक बड़ा झटका लगने वाला था। हमें पता चला कि मून पर मौजूद ज्यादातर बड़े इम्पैक्ट बेसिन्स उस वक्त नहीं बने थे जब मून बना था, बल्कि वो उसके करोड़ों साल बाद बने थे। उस पीरियड में, जिसे हम लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहते हैं, लेट इसलिए क्योंकि वो अर्थ और मून के बनने के करोड़ों साल बाद बने थे। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट तब हुई जब गैस जायंट्स अलाइन हुए। उनकी कंबाइंड ग्रेविटी ने मार्स के पास मौजूद एस्ट्रॉइड्स की एक विशाल बेल्ट को तितर-बितर कर दिया। इस वजह से अर्थ, मून और दूसरे इनर प्लैनेट्स पर रॉक्स की बौछार हुई। नेपट्यून बाहर की तरफ जाकर काइपर बेल्ट के कॉमेट्स के साथ टकराया और उन्हें भी अंदर की तरफ भेज दिया। उथल पुथल मच गई। 99% काइपर बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट गायब हो गई। बहुत सी बॉडीज यहाँ वहाँ बिखर गईं।
मून पर हमें वो निशान दिखाई देते हैं जो क्रेटर्स से ढके हुए हैं। अर्थ भी उस बॉम्बार्डमेंट से नहीं बच पाया। मून तो टारगेट था ही, पर स्पेस में अर्थ उससे भी बड़ा टारगेट था। अर्थ पर भी लगभग 20 या 30 क्रेटर्स बने थे। आज वो हमें हर जगह नहीं दिखाई देते क्योंकि ये एक लाइवली प्लैनेट है जहां जियोलॉजिकल प्रोसेसेस उन क्रेटर्स को मिटा सकती हैं। अर्थ पर लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट की बौछार हुई, पर तब गिरने वाले कितने कॉमेट्स के अंदर पानी भरा हुआ था? हमें नहीं पता है, और ये साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है कि क्या उस वक्त अर्थ पर पानी पहुंचाने का काम कॉमेट्स ने किया होगा। अगर हमारे ओशंस को कॉमेट्स ने बनाया है तो उन्होंने अपने पीछे एक यूनिक केमिकल सिग्नेचर छोड़ा होगा, क्योंकि सभी पानी एक से नहीं होते हैं। अर्थ पर ऑर्डिनरी वाटर की हर 10,000 बूंदों में 3 बूंदें सेमी हेवी वाटर की होती है। एक रेयर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का बना होता है। ड्यूटेरियम एक नॉर्मल हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है, सिवाय इसके कि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं होता है, उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। ड्यूटेरियम में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से वेट बढ़ता है और इसीलिए इन एटम्स से बने वाटर को हेवी वाटर कहते हैं। सेमी हेवी वाटर ठंडी जगहों पर ज्यादा आसानी से बनता है, तो सन के पास के इलाकों के मुकाबले में वो सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर ज्यादा होता है।